वंदे मातरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ये जो पेपर आप देख रहे हैं वो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है और इसमें ओएमआर शीट द्वारा एग्जाम हुआ था। उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों को काफ़ी मदद मिली होगी मेरे प्रीवियस वीडियो से, जिसमें कि मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और डीवीएल विश्वविद्यालय इंदौर का जो क्वेश्चन पेपर था वो डाला था। अब एक बार फिर हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन्होंने ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर मुझ तक पहुंचाया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो जिन विद्यार्थियों का पेपर हो वो मुझे मेरे नंबर पर, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और स्कैन कर कर भेजें पेपर, ताकि और बच्चों तक वो स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। हाँ, जहां कहीं भी आपको लगता है कि इसमें जो अक्षर अस्पष्ट हैं तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब की जो सेटिंग है वो हाई क्वालिटी पर रखिए, जिससे कि आपको क्लियरली व्यू मिल पाए। ठीक है, और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? यह आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपने सही उत्तर दिया होगा। पहले का बी आंसर सही है। क्रम से हम चलेंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, देशभक्ति के लिए गुप्त जी को किस सन में जेल जाना पड़ा था? तो 1941 में जाना पड़ा था। बी ऑप्शन इसका भी सही है, 16 अप्रैल 1941 को ये जेल गए थे। तीसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो सरस्वती पत्रिका में। मैंने देखिए जो मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि कविता नाम से वीडियो बनाया, उसमें मैंने विस्तार से आपको ये बात बताई है और इनके गुरु का नाम भी मैंने आपको बताया। तो इसका भी आंसर बी सही है, तीसरे का। चौथा प्रश्न है, साकेत गुप्त जी की किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रकार का महाकाव्य है, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए, जहां आपको लगे कि मैं तेज बोल रहा हूं तो वो सेटिंग करके आप स्लो कर लीजिएगा, वैसे मैं मध्यम जो गति है उससे चलूंगा। मैथिली शरण गुप्त का दूसरा विवाह कब हुआ था? तो देखिए ये पांचवा प्रश्न है और इसका सही विकल्प होना चाहिए ए 1900। हालांकि ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक और व्यक्तिगत परिचय होना चाहिए, ये अति व्यक्तिगत प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं फिर भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती हैं उनमें एक जो पेपर सेटर होता है उसकी भूमिका होती है कि उनसे कुछ प्रश्न ऐसे डालना पड़ते हैं जो कठिन हों। छठवां प्रश्न, मातृभूमि कविता में नीला रंग किसका प्रतीक है? तो इसका विकल्प सी सही है, आकाश। सातवां प्रश्न, मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? वसुधा नाम से भी जाना जाता है। सुधा यानी होता है अमृत। ठीक है, बाकी आप विकल्प जानते हैं। धनपत राय किसका मूल नाम था? तो धनपत राय जी जो है मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न, प्रेमचंद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी? यहाँ पर आपको अक्षर जो है अस्पष्ट होंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास इस तरह से पीडीएफ पहुंची है। तो प्रेमचंद जी की जो पहली कविता है वो जमाना में प्रकाशित हुई थी। ठीक है सॉरी। 10वां प्रश्न, मानसरोवर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई दे। 10वां प्रश्न, मानसरोवर कथा संग्रह जो है किस लेखक की कहानी है? तो मैंने आपको बताया सोजे वतन और मानसरोवर जो है प्रेमचंद जी का कथा संग्रह है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है 10 का। 11वां प्रश्न, प्रेमचंद जी द्वारा रचित सोजे वतन किस सन में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जो जवाब है वो 1908 है। चूंकि यहाँ पर 1908 विकल्प नहीं दिया है तो तकनीकी रूप से इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं होना चाहिए, इसमें विद्यार्थियों को बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि परीक्षक जो आंसर से उत्तर कुंजी दे वो बी की दे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 12वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र कितने हैं? तो मुख्य पात्र 2 ही है, मिर्जा और मीर। 13वां प्रश्न, शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो शरद जोशी जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी 1931। ठीक है, 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ था और कहाँ? उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। 14वां प्रश्न, शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी थी? तो वो
पहला उनका संग्रह था वो व्यंग्य संग्रह ऑप्शन बी परिक्रमा नाम से था। 15वां प्रश्न, जोशी जी को पद्मश्री सम्मान कब प्रदान किया गया? जोशी जी को पद्मश्री सम्मान 1990 में प्रदान किया गया। 15 का ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न, अन्न की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी, ये कई बार रिपीट हुआ है, ये है इला। ठीक है, इला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, सी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न, बड़े अफसर ने किस कवि की कविता सुनाई? ये मैंने जब बीकॉम फर्स्ट ईयर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर बनाया था तो उसका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जरूर आपने आंसर सही किया होगा। तो जो बड़े अफसर ने किस कवि की कविता सुनाई थी? तो मैथिली शरण गुप्त की सुनाई थी, सी आंसर सही है। 18वां, सबरी किस ऋषि के आश्रम में रहती थी? इसका सही ऑप्शन है सी, मतंग ऋषि। 19वां प्रश्न, हिंदी का पहला रामायण किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला रामायण जो है वो पवनचरों को माना जाता है। एक्चुअली वो अपभ्रंश में है। ठीक है, और हिंदी की पूर्वकालीन अवस्था अपभ्रंश कहलाती। कृत्तिवास रामायण के अनुसार भारद्वाज ऋषि से राम ने क्या प्राप्त किया था? तो राम ने धनुष बाण प्राप्त किया था। 21वां प्रश्न, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, देवासुर संग्राम में दशरथ का युद्ध किसके साथ हुआ था? देखिए, जब जो राम कथा शुरू होती है उसके पहले आपको पता होगा कि राम को वनवास क्यों हुआ था, क्योंकि कैकेयी ने ऐसा एक वरदान मांगा था। तो कैकेयी ने वरदान क्यों मांगा था? क्योंकि राजा दशरथ ने उन्हें, एक युद्ध हुआ था कुछ समय पहले, देवासुर संग्राम जिसे कहते, देव और असुरों के बीच में जो संग्राम युद्ध हुआ था, उसमें राजा दशरथ की जो पत्नी थी, एक 3 पत्नियों में से एक कैकेयी, उन्होंने इस युद्ध में साथ दिया था। तो कथा इस प्रकार की है, थोड़ी सी सुन लीजिए कि जो देवासुर संग्राम हुए हैं उसमें जो रघुवंशी राजा हैं उन्होंने हमेशा इंद्र या देवताओं की तरफ से युद्ध लड़े हैं। तो जो दंडकारण्य है, दंडकारण्य आज का जो छत्तीसगढ़ है, वहां पर एक असुर, एक राक्षस रहता था। वो देवताओं को, इंद्र को बहुत परेशान कर रहा था। तो जो इंद्र थे वो राजा दशरथ के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। तो वहां पर जो बात की गई है कि किस असुर के साथ युद्ध हुआ था, तो वहां पर नाम मिलता है, अलग नाम मिलता है। वो एक संभासुर या संभ नाम का जो राक्षस है उसका नाम मिलता है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी मैच नहीं करता है उससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टार्ड है। अब इसको क्या मानते हैं? देखिए, बकासुर तो कृष्ण के समय था, बाणासुर जो था वो असुर होते हुए भी उसमें देव जो प्रवृत्ति थी, तो वो नहीं हो सकता। हिरण्यक भी बाद के हैं। ये बृहस्पर्वा में भी हो सकता है, लेकिन संभावना यह है कि जो जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, संभ नाम का जो राक्षस है, वो यहाँ विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो कथा मैं आपको बता रहा था, तो वो दंडकारण्य में वो जो संभ नाम का राक्षस है, तो उसको लिए क्या किया था, राजा दशरथ से सहायता मांगी थी इंद्र ने, और फिर वो युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में कैकेयी ने सहायता की थी, इसलिए उस समय राजा दशरथ ने उन्हें वरदान के लिए बोला था कि मांगो, क्या मांगते? तो उस समय कैकेयी ने कहा था कि मैं समय आने पे मांगूंगी। और आगे फिर वो किस प्रकार राम के वनवास का कारण बनती है, तो वो आप कथा आप सब जानते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, राम कथा का वर्णन किस रीति कवि ने किया है? देखिए, रीति काल में जो कवि हुए हैं उनमें से सेनापति ने वर्णन किया। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें रीति काल का न मानकर किस काल का माना है? भक्ति काल का माना है। ठीक है, क्योंकि ये भक्ति काल के अंत के कवि हैं। 22वें प्रश्न का सी, बंगाली 23वें प्रश्न, बंगाली भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो बंगाली भाषा में बंगाली रामायण कृत्तिवास ओझा द्वारा लिखी गई, सी ऑप्शन सही है। चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या कितनी है? तो कुल निबंधों की संख्या 17 निबंध है इसमें चिंतामणि में। लेकिन याद रखिएगा, चिंतामणि किनका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1929 में प्रकाशित हुआ। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका कि प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था।
अगला 26वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है बस्ती जिले में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में है, बी ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि उन्होंने चंद्रबरदाई को माना है, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। आप लोगों ने पृथ्वीराज रासो फिल्म भी देखी होगी, पृथ्वीराज चौहान करके फिल्म आई थी। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि जो है रीति काल के कवि हैं, ठीक है। मतीराम, चिंतामणि और भूषण ये तीनों भाई भाई थे, याद रखना। 29वां प्रश्न, उत्साह पाठ गद्य की किस विधा से लिया गया? तो ये निबंध है, आपको पता है ना, उत्साह निबंध संकलित है। 29 का सी सही है। 30वां प्रश्न, लेखक के अनुसार उत्साह के कितने भेद? ये क्वेश्चन शायद तीसरी बार आया है। ये इस कितने भेद माने हैं इन्होंने? 3 भेद माने हैं, ठीक है। 31वां प्रश्न, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, बी ऑप्शन सही है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? 1972 में मिला था। किस रचना पर मिला था? कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। 33वां प्रश्न, दिनकर जी की पहली रचना कौन सी थी? प्रणभंग दिनकर जी की पहली रचना थी। ये किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल जी ने इनकी पहली रचना मानी है। 33 का ए सही है। 34वां प्रश्न, दिनकर जी की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? दिनकर जी की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। हालांकि श्रृंगार भी है, लेकिन वो अनल के कवि ज्यादा माने जाते हैं ना। उर्वशी उनका श्रृंगारिक रचना है, कृति है। 35वां, भारत एक है पाठ किस प्रकार की विधा है? भारत एक है ये निबंध है, ठीक है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। 35 का सी विकल्प सही है। 36वां, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? हमारी भाषा, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। 37वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस मठ की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी कहां पर है? रामेश्वरम में, उन्होंने वेदांत मठ की स्थापना की थी। इसे ज्ञान मठ भी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। 37 का। 38वां प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म केरल में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर आपको सहायता मिली होगी। शंकराचार्य के पिता कौन से ब्राह्मण थे? तो शंकराचार्य जी जो थे उनके पिता नंबूदरीपाद जो ब्राह्मण थे, जो दक्षिण में ज्यादा होते हैं ना, सनाड्य और ये सारस्वत उत्तर जो हमारा इलाका है, उत्तरी भारत है, वहां की ब्राह्मण जातियां हैं। 40वां प्रश्न, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़े। पर्यायवाची का अर्थ है समान, बी ऑप्शन सही है, समान अर्थ वाला। 41वां प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची है। देखिए, अश्व का पर्यायवाची क्या है? कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है, सुख जो है तोते का पर्यायवाची है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, और घोड़े को सेंधव भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 चीजें हैं। वैसे सिंधु का अगर विशेषण के रूप में हम प्रयोग करें तो वो सेंधव होता है, लेकिन सेंधव घोड़े के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सी और डी दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि एक से ज्यादा विकल्प जब होते हैं उसका बोनस मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है सी इसका आंसर जो माना जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तुरंग और सेंधव दोनों ही घोड़े यानी अश्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 42वां, तलवार का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन असी, ठीक है। चाप और सरासन किसके पर्यायवाची? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सारंग भी रिपीट हुआ है, जस्ट देखिए यहाँ पर अभी जो जीवाजी विश्वविद्यालय का एग्जाम हुआ था बीए फर्स्ट ईयर का, उसमें ये शब्द सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, है ना। अगर आपने जस्ट अभी वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपने आसानी से कर दिया होगा। सारंग शब्द अनेकार्थी शब्द है। सॉरी, मैंने बताया था आपको सारंग के कई अर्थ होते हैं, स्त्री, आंचल, दीपक, हवा आदि। बी ऑप्शन सही है, अनेकार्थी है सारंग शब्द। 44वां प्रश्न, संधि में खालिस्तान का मेल होता है, अर्ध का मेल नहीं, शब्द का मेल नहीं होता। शब्द का मेल किसमें होता है? शब्दों का मेल नहीं होता, भाव का नहीं, वाक्य का नहीं, ये वर्णों का मेल होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें वर्ण तो दिया नहीं है तो क्या शब्द मान लिया जाए? तकनीकी रूप से शब्द भी नहीं माना जाना चाहिए, इसका आंसर एक भी सही होना चाहिए। हमेशा संधि की परिभाषा होती है कि 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न। अगर ध्वनि नहीं लिखा है तो उसमें अक्षर या वर्ण लिखा होना चाहिए, वो भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो 44 का स्टार लगा लीजिए। 45वां प्रश्न, मनोरथ में कौन सी संधि है? तो मनः धन रथ, मैंने आपको बताया था मनः धन रथ,
मनोरथ, एक संधि पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया, उसको आप देख लीजिएगा। सी आंसर सही है, 45 का सी सही। अगला प्रश्न 46वां, मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति संहिता है, सी। 47वां, प्रोटेस्टेंट किस धर्म की शाखा है? प्रोटेस्टेंट किस धर्म की शाखा है? तो प्रोटेस्टेंट जो है ईसाई धर्म की शाखा है, ऑप्शन सी सही है। इसमें दो होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। 48वां, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो देखिए 3 ही हैं, ठीक है। कौन कौन से? योग रूढ़, योगिक और रूढ़, 3 है। पर चूंकि एक आजकल चौथा भी साथ में इसके लगाने लगे, संकर शब्द, ठीक है। पर मूल रूप से जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने 3 ही माने हैं, तो इसका विकल्प 3 यानी ए सही होना चाहिए। 49वां प्रश्न, अवधारणा हमारे अध्ययन को क्या बनाती है? क्या बनाती है? केंद्रित बनाती है। इससे क्या होता है? हम इधर उधर नहीं भटकते हैं। 50वां, भारत में उदारवाद कब हुआ था? तो भारत में उदारवाद का जन्म कब हुआ था? प्रश्न ऐसा होना चाहिए 1990, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम यहाँ साथ साथ अंग्रेजी भाषा और इंडियन लिटरेचर के भी देख लेते हैं प्रश्न। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। 51वां प्रश्न, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये जो अक्षर लिखे हैं वो दिखाई ना दें नेटवर्क के कारण। हाई स्पीड पे चलाइए और मैं आपको धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप आपको मिला भी सकें। अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा धीरे बोल रहा हूं तो उसे फास्ट करके देख लीजिएगा। 51वां प्रश्न, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ R.N. यानी रविंद्रनाथ टैगोर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? द राइट आंसर इज ए, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति परक। द पोएट टैगोर इन्वोक्स फियरलेस माइंड, बी ऑप्शन सही है। द नॉलेज ऑफ द इंडियन वाज चेंज्ड इन प्रीजस्टिस एंड सुपरस्टिशन, डी ऑप्शन सही है। R.N. रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स द कंट्री टू बी स्ट्रॉन्ग, सी आंसर सही है। 55, इन ओपिनियन ऑफ गांधी जी एजुकेशन ऑन द हार्ट कैन बी डन ओनली बाय द लिविंग टच ऑफ द आंसर टीचर, साउल, हार्ट या माइंड। देखिए यह डाउटफुल है, लेकिन मे बी 4 में से अगर एक सही है तो बी आंसर होना चाहिए। वैसे उनकी जो एजुकेशन की परिभाषा वो ये है कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है, ठीक है। 56वां, द फॉरेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज कॉज्ड ब्रेन फैग which has put an undue strain upon the आंसर इसका क्या होना चाहिए? 56 का सी, हार्ट ऑफ अवर चिल्ड्रन, हमारे हार्ट यानी बच्चों के दिलों पर। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 57, विच लैंग्वेज डिड गांधी जी रिगार्ड एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी? आंसर ए, इंग्लिश। 58, a student's own civilization is presented to him as imbecile, barbarous, superstitious and useless for all practical purpose by right answer 58 का राइट आंसर होना चाहिए सी, न्यू एजुकेशन। यहां पर भी स्टार लगा लीजिएगा, मे बी इसका डी हो सकता है, ठीक है। यहां पर 59 का देखिए, व्हाट हैड विलान्स फादर डन सो एज डू वर्क इन अदर पीपल्स फील्ड? इसका आंसर जो है सही है वो है ए, हैड मॉर्टगेज्ड एवरी बिट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर 60, वेयर डिड विलान अराइव एट लास्ट? वापस कहां पर चला गया था? अंतिम दिनों में विलान अपने वापस गांव चला गया था, कोप्पल, सी ऑप्शन सही है। व्हाई डिड विलान नॉट डेयर टू लीव कुमार बाग? क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? सी, कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स, वो दूर नहीं रह सकता था अपने बगीचे से, अपने पेड़ पौधों से। 62, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर
आंसर बी सही है, रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी, बी ऑप्शन सही है, निरंतरता है। 63 क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज रेफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेटर इंडिया। ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, अभी अभी आया था 63 का, ए आंसर सही है, साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट 64वां प्रश्न देखते हैं, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। द राइट आंसर इज बी, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। विच इंडियंस या इंडियंस इन्फ्लुएंस यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया, तो ए आंसर सही है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर परमहंस रामकृष्ण, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे। 65 का राइट आंसर है ए। 66, व्हाट हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लिव्स ऑफ इंडियंस अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है बी, इंडियन मिथोलॉजी। 67वां प्रश्न, व्हाट डज भीष्म रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द प्रीफेस ऑफ महाभारत। भीष्म रिप्रेजेंट परफेक्ट नाइट, यानी एक पूर्ण योद्धा के रूप में वो अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हैं। 67 का बी सही है। ये जो वनवेरिटी है जो है ना, वो गुरु द्रोण की वो है रिप्रेजेंटेशन, तो इसका 67 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट 68, इन व्हाट वे डज द मॉडर्न, हो सकता है देखिए यहाँ पर फिर आपको देखने में कठिनाई हो रही है, इसी प्रकार का मेरे पास आया था। जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लियर फोटो स्कैन करके, ताकि और विद्यार्थियों को इसका लाभ हो। जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंची वो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सके, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, उससे आपको थोड़ा लाभ जरूर मिल सकता है और आपकी स्टडी भी आप अन्य स्रोतों से करते रहिए। इन व्हाट्स वे डज द मॉडर्न नरेशन डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल एपिक्स ऑफ वाल्मीकि एंड व्यास। यानी वाल्मीकि व्यास ने क्या कहा, रामायण और महाभारत लिखी, वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत, वाल्मीकि जी ने रामायण। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 68 का होना चाहिए, द मॉडर्न नरेशन फेल्ड टू रिटेन डिग्निटी ऑफ एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, डिड इंडिया हैव एन एम्परर इन द एज ऑफ महाभारत। एस, ए आंसर सही है, ए विकल्प सही है। व्हाट वाज द रोल ऑफ आश्रमास देन। द राइट आंसर इज ए, दे प्रोवाइडेड एजुकेशन। एक्चुअली वो शिक्षा प्रदान करते थे आश्रम, और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अंतिम दिनों में ये वृद्धों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए क्या है, तो वो यहां पर आएगा दे प्रोवाइडेड सेक्युलेशन। ठीक है, दे प्रोवाइडेड कंफर्ट, तो इसका आंसर क्या बताया मैंने, ए आंसर। 17 का ए सही है। नेक्स्ट क्या है, आप पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, तो जिन्होंने दिया होगा वो, तो पैसेज तो कुछ भी आ सकता है, मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71, द ऑथर फील्स सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, आंसर सी, द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, बी आंसर सही है, प्रूव्ड टू द टेम्पोररी इवेंट्स। 73 प्रश्न क्रमांक 73, द वर्ड definitive as used in the passage means final, D ऑप्शन सही है। 74, during the Victorian age people believed that, right answer is peace would prevail and happiness would engulf the whole world, C ऑप्शन सही है। 75, a brief interlude between past and future barbarism can be interrupted as, क्वेश्चन नंबर 75 का क्या है, बी, an interval between cruel wars। ठीक है, इंटरवल यानी कम अवधि। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन
एंटीनिम फॉर द वर्ड ऑप्टिज्म यूज्ड इन द पैसेज। जो ऑप्टिमिज्म है इसका विलोमार्थी आपको बताना है। 76 का आंसर ए सही है, पैसिज्म है ना, इसका अपोजिट होगा पैसिज्म। 76। अब हम देखते हैं अगला 77 नंबर का प्रश्न जो है, गिव एन सिनोनिम्स फॉर द वर्ड प्रॉस्पेरिटी यूज इन द पैसेज। पैसेज में जो प्रॉस्पेरिटी दिया हुआ है ये होना चाहिए बी, वेल्थ, सही विकल्प होना चाहिए बी। 78 फाइंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड टायरनी यूज्ड इन द पैसेज, ऑटोक्रेसी, सी ऑप्शन सही है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाउन नाउन्स। इसको बताना है कि जॉय ये नाउन है, यस ये भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्यूटर ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑटोक्रेसी ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो सभी संज्ञाएं हैं तो ऑल द अबव आंसर होगा। 79 का डी विकल्प सही है। 80 फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द सेंटेंस ही वाज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू। तो यह क्रू कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा पूछी गई है, तो इसमें क्रू बी विकल्प सही है। 80 का बी। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा देखिए इसका सही नहीं आया है, 81 वाला, ये वाला पेज स्कैन सही से नहीं हुआ है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। Which among the following is an uncountable noun, यानी ऐसी अगणना योग्य अगणनीय संज्ञा बताना है। तो यहाँ पर पेन गिने जा सकते हैं, पेज भी गिनती को होते, पेंसिल गिने जाए, इंक यानी स्याही की गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है, तो ए विकल्प सही है। Neither of the house is of नरेंद्र, here neither is an, क्या है ये, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, बी आंसर सही है। नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टू अवर न्यू हाउस देन दैट हाउस इज आवर्स, सी आंसर सही है। वी आर शिफ्टिंग टू अवर न्यू हाउस दैट हाउस इज आवर्स। नेक्स्ट 84 which of the following sentence correctly uses the positive degree of an adjective, ठीक है, तो इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री पहचानना है इन वाक्यों में से, तो विकल्प सी सही है। महेंद्र इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको बताना है इनमें से किस सेंटेंस में है, तो इसका 85 का जो सही विकल्प है वो होगा डी, नेहा इज ड्राइंग हर डॉग्स पेंटिंग, ठीक है, जहां पर इस प्रकार का हर, हिज, माइन, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव इस प्रकार के उपयोग हो तो समझिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला 86 which of the following sentence is grammatically incorrect, व्याकरण रूप से ग्रामर के रूप से कौन सा इनकरेक्ट है, तो 86 का राइट आंसर है डी, द मंकी आर ब्राउन इन कलर। देखिए प्लूरल है तो यह मंकीज होना चाहिए, ठीक है, यह सी इज ए, ये सही है, ही हैज गॉन टू, ये भी सही है, सी सिंग्स, तो ग्रामेटिकली डी वाला गलत है। नेक्स्ट 87 either shirt or tops, either shirts or tops blank on sale, right answer is R, A-R-E, A विकल्प सही है। either shirts or tops are on sale। 88 नंबर प्रश्न है, they not discuss politics, 88 में विकल्प आएगा C, do they not discuss politics। नेक्स्ट 89 नंबर का प्रश्न है, नाउ सी ब्लैंक टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल, तो इसका सही विकल्प है बी, नाउ सी इज ट्राइंग टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल, ठीक है, वो प्रयास कर रही है अधिक से अधिक सफल होने का। 90वां प्रश्न है, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू थिंक, ए विकल्प सही है, 90 का ए। नेक्स्ट 91 what blank doctors advice to patient, या डॉक्टर्स यानी प्लूरल वाला डॉक्टर्स नहीं है, अपोस्ट्रोफी जब एस लगता है, यहां पर देखिए जो
कॉमा लगा हुआ है एस के ऊपर, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है इसका संबंध बताता है डॉक्टर से, यानी डॉक्टर की एडवाइस। तो इसमें व्हाट के साथ इज आएगा, सी विकल्प सही है। व्हाट इज डॉक्टर्स एडवाइस टू पेशेंट, डॉक्टर की मरीज को क्या सलाह थी, ठीक है इज। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। व्हाई डिड ही कॉल हिज रिफ्लेक्शन एन अगली आइडल। राइट जो विकल्प है मैं बोल चुका हूं, बी विकल्प सही है, ठीक है। 92 का बी डिड आएगा यहां पर खाली स्थान में। 93 डिड सुधा टेल यू व्हेन सी इज कमिंग बैक। द वर्ड व्हेन इन द सेंटेंस इज एन क्या है, एडवर्ब बताना है आपको। रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। देखिए यहां पर वैसे तो अगर इंडिपेंडेंटली होता तो ये जो शब्द है वो व्हेन यानी पूछा है कहां, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि सेंटेंस इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब निकल रहा है इससे कब, ठीक है, जब ये प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। डिड सुधा टेल यू व्हेन सी इज कमिंग बैक, बताओ सुधा मुझे बताओ वो कब आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ टाइम पूछा गया है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है, ए विकल्प सही है 93 का, ठीक है। नेक्स्ट 94 देखते हैं। वन शुड नेवर प्लक फ्लावर्स, द वर्ड नेवर इज, ये जो शब्द नेवर है वो क्या है, राइट ऑप्शन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बी ऑप्शन सही है इसका 94 का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 95 आई वांट टू नो व्हाई पीपल आर शाउटिंग, द वर्ड व्हाई इन द गिवन सेंटेंस इज। अब इसमें एडवर्ब पहचानना है, जो व्हाई जो है वो क्या है इसमें, तो ये भी यहां पर रिलेटिव एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है ना, संबंधित क्रिया विशेषण है। 95 के सही है। 96 हेल्थ इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन वेल्थ, हमेशा स्वास्थ्य को धन से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, है ना, तो यहां पर आएगा देन। हेल्थ इज ऑलवेज, सॉरी यहां पर 96 का जो है विकल्प 2 होना चाहिए, देन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं ना, यहाँ पर वो है। तो ऐसे क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा, 2 आएगा। हेल्थ इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू वेल्थ, यानी वेल्थ की यानी धन के ऊपर हमें स्वास्थ्य को तवज्जो देनी चाहिए, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम में जरूर आते हैं, जो एसआई की तैयारी करने के लिए आपको देखो अच्छे से, अगर आप ये 3 साल आप अच्छे से पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में ना, तो आप तैयार हो जाएंगे। छोटी मोटी एग्जाम जो इंग्लिश की होती हैं इस प्रकार की, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ सीखिए। हिंदी में भी यही करिए, आप संधि को पढ़िए, समास को पढ़िए। अभी फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में संधि है, सेकंड ईयर में समास होगा, ठीक है। इस प्रकार जितने भी व्याकरणिक जो चैप्टर है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, सब मिलेगा आपको। उनको इस तरह मत पढ़िए कि आपको एग्जाम देना है, आप इस तरह पढ़िए कि आपको आगे जाके कोई प्रतियोगी परीक्षा देना है। 97 क्वेश्चन, तनवीर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिसचीफ, ए ऑप्शन सही है, तनवीर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिसचीफ, ए फॉर आएगा इसके विकल्प में। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। चांदनी लिव्स एट ए हाउस इन उज्जैन। देखिए जहां पर जब भी इस प्रकार का प्रपोजिशन पूछे जाते हैं, तो जब डेफिनेट होता है, यहां पर पूछा है कि उसके हाउस में, तो जब डेफिनेट प्रपोजिशन होता है तो वहां एट आता है, ठीक है। और जब कोई कहीं रहता है तो वो इन आएगा, ठीक है। अब उज्जैन में उसने पर्टिकुलर जगह बता दिया है, तो एट लग गया तो यहाँ इन आएगा। चांदनी लिव्स एट ए हाउस इन उज्जैन, है ना, अपने घर में रहती है, एक घर में। अब 99 वाला क्वेश्चन, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ए आएगा इसमें। बट एन इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आपको पता है ना ए एन दा कहाँ लगते हैं। जर्नली एन जो है जब वॉवेल से जो उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण होता है, तब हम वहां एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुड तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है,
तो ए विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है, आवर स्टेट कवर्स ब्लैंक एरिया ऑफ 3,08,245 है। आगे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली वो कट गया है स्कैन करते समय, स्क्वायर मीटर। तो देखिए ए एन दा में क्या लगेगा, जब भी आपको डेफिनेट चीज पता हो, या डेफिनेट है ना, एरिया फिक्स बता रहा है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है हमारे मध्य प्रदेश का ये कुल क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। जब डेफिनेट है तो दा आएगा इसमें, सी विकल्प सही है। आवर स्टेट कवर्स द एरिया ऑफ 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर पूरे 100 प्रश्न होते हैं। अपनी तैयारी रखिए और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।